एक बार बोलिए थाई वाली माता की जय। तो आइए आज हम अपने इस एनएस कोचिंग एंड रिसर्च सेंटर में लाइट चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। यह आस लगाकर बैठे हैं कि आज का जो यह लाइट चैप्टर पढ़ाई होगा तो हमें कुछ विशेष उससे मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल द definition of the light, and it should be the responsibilities of our dear students. They will have to remember it, है ना। and before they remember it you should try to understand what am I saying। ये बहुत ही जरूरी है ना। याद करने के पहले भी है ना समझना बहुत ही जरूरी है समझ में ना। क्या जरूरी है? समझना बहुत ही जरूरी है ना। तो लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अस द सेंसेशन ऑफ साइट और विजन। प्रकाश जो है वो ऊष्मा और ऊर्जा का एक स्रोत है जो हमारी आंखों में देखने की क्षमता को पैदा करता है ना। द लाइट कैन ट्रेवल इन द वैक्यूम। लाइट जो है वो वैक्यूम में भी चल सकता है। वैक्यूम माने जहां पर हवा नहीं जा सकती वहां भी लाइट जा सकता है ना। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वैक्यूम में इस लाइट का स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। समझ में ना। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। लाइट जो है कभी भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चलता है। आगे समझ में ना। जैसे कि आप जो है एक कैंडल जला दीजिए, एक पाइप ले लीजिए है ना, और उस पाइप से जो है ऐसे उस कैंडल को देखिए जलते हुए, उस बर्निंग कैंडल को देखिए है ना। वो आपको जलता हुआ दिखाई देगा क्योंकि उस कैंडल से लाइट निकल कर जो है पाइप के माध्यम से आपके आंखों तक आ रहा है, इसलिए वो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन उस पाइप को जो है थोड़ा सा भी बीच से बेंड कर दीजिए, मोड़ दीजिए, और उसके बाद देखिए क्या आपको जो है वह कैंडल जलता हुआ दिखाई दे रहा था? नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि लाइट जो है उस पाइप से नहीं आ रहा था। पाइप जो है बीच से बेंड हो चुका था। आ गया समझ में ना। देखिए आप तो जानते ही हैं कि 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला जो है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दूसरा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है और तीसरा ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं, सबसे पहला जो है वह पारदर्शक पदार्थ होता है। पारदर्शक पदार्थ का अर्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण एक ओर से दूसरी ओर आ गया कि नहीं समझ में? एक ओर से दूसरी ओर आसानी से आ जा सके, उसी को क्या कहेंगे? पारदर्शक पदार्थ कहेंगे। पारदर्शक पदार्थ के बहुत सारा एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। जैसे सबसे तो पहला उदाहरण यहीं पर हवा ही है। क्या जी? इस रूम में हवा भरा हुआ है ना। हम एक ओर से दूसरी ओर देख लेते हैं, कहाँ हमको हवा जो है वो मना करता है कि नहीं देखने देंगे आपको, है ना। चाहे कहाँ वह हवा जो है कोई अवरोध पैदा करता है? नहीं ना करता है जी। क्लीन वाटर है ना, क्लीन वाटर है, उसमें भी आप एक ओर से दूसरी ओर आसानी से देख सकते हैं। देखिए ये मेरा चश्मा देखिए, यहाँ पर ये लेंस लगा हुआ है, ग्लास है। इस ग्लास से भी जो है आप एक ओर से दूसरी ओर आसानी से देख सकते हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं। ये सभी कौन सा ऑब्जेक्ट? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये सभी पारदर्शक पदार्थ है। और दूसरा जो होता है अभी हमने आपको बताया परभासी पदार्थ, है ना। परभासी पदार्थ। तो परभासी पदार्थ क्या होते हैं? तो परभासी पदार्थ वे हैं, है ना, जिनसे प्रकाश की किरणें एक ओर से दूसरी ओर तो जाती है और आती भी है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में आती जाती है। ऐसा मत, जिससे हम उससे जब देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा? धुंधला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? धुंधला। फॉग है ना, यानी कि कुहा। कुहा में देखिए धुंधला आपको दिखाई देता है कि नहीं? पॉलीथीन है, पॉलीथीन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। पॉलीथीन से ऐसे देखिए आपको धुंधला दिखाई देता है कि नहीं, है ना। उसके बाद तेल लगा, ऑयली पेपर ले लीजिए, यानी कि तेल लगा कागज ले लीजिए। उस तेल लगा हुआ कागज से जो है एक साइड से दूसरी साइड देखिए आपको धुंधला दिखाई देगा। घिसा हुआ शीशा ले लीजिए, ग्लास, है ना, और उससे जो है एक साइड से दूसरी साइड में देखिए बिल्कुल जो है आपको
जितना साफ दिखाई देना चाहिए उतना साफ वो दिखाई नहीं देता है। और एक तो अपारदर्शक पदार्थ है ना, तीन आपको बताया था ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो तीसरा हमारा क्या है यहाँ पर, वो है तीसरा अपारदर्शक पदार्थ, यानी वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें एक ओर से दूसरी ओर जो है वह पूर्ण रूप से आ जा नहीं सकती। पूर्ण रूप से क्या, आती जाती ही नहीं है। जैसे दीवार है, किताब है, यह बोर्ड आप देख रहे हैं, यह है, इनसे प्रकाश की किरण एक ओर से दूसरी ओर जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं जाएगी। तो इस चीज को याद रखना है कि यहाँ पर जानना है हमको प्रकाशीय स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ लाइट है। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या है, प्रकाशीय स्रोत क्या है, तो जिस स्रोत से लाइट निकलता है, लाइट प्रोड्यूस होता है, उसी को सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। जैसे बर्निंग कैंडल इज द एग्जाम्पल ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। जलता हुआ मोमबत्ती है, वो किसका उदाहरण है, सोर्स ऑफ लाइट का, क्योंकि उससे लाइट निकल रहा है ना। सन है ना, राइजिंग सन किसका उदाहरण है ना, सोर्स ऑफ लाइट का, है ना। मून किसका एग्जाम्पल है, सोर्स ऑफ लाइट का। हालांकि मून को अपना लाइट तो होता नहीं, वो सन के ही लाइट को जो है वह टेकअप करता है, कैच करता है समझ में ना। और उसी लाइट को जो है फिर से वह छोड़ने का काम करता है, उसी लाइट पर वो अपना चमकता है। उसको अपना कुछ होता नहीं है, वो दूसरे पर आधारित है चमकने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो है किसी दूसरे के सिर पर हाथ रख कर चमक जाइएगा, है समझ में ना। आज जो चमकने वाला था वो जो है वहाँ पर फ्लॉप कर जाएगा, होता है कि नहीं। उसके बाद आपको इसमें जानना था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, जिसको हिंदी में हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रेज इज सेड टू बी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि प्रकाश का पीछे की ओर मुड़ जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश चलता है और रास्ते में कोई भी, है ना, ये अपारदर्शक पदार्थ जब आ जाता है तो वहां से वह टकराता है और टकरा कर पुनः जो है वो पीछे की ओर मुड़ जाता है समझ में ना, माने उस दिशा में वह नहीं जा पाता। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसलिए अंग्रेजी में क्या कहा हमने, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रेज इज सेड टू बी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी प्रकाश का पीछे की ओर मुड़ जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम बताए जाते हैं। कितने नियम बताए जाते हैं, दो नियम बताए जाते हैं प्रकाश के परावर्तन के, है ना। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने हैं, दो। इन विच द फर्स्ट इज, है ना, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। और ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दूसरा हमारा क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एमोंग आर लाई ऑन ए पॉइंट, है ना। इंसिडेंट रे को हिंदी में आपतित किरण कहा जाता है। वैसी किरण जो कहीं से निकल कर आकर और यहाँ पर पड़ रही है ना, कहीं से वो निकल कर आकर पड़ रही है, समझ ना, किसी भी प्लेन सरफेस पर, तो वह उसको क्या कहेंगे हम लोग, आपतित किरण। और जब यही आपतित किरण यहाँ पर आकर पड़ी इस प्लेन सरफेस पर, तो फिर यहाँ से यह टकराएगी और टकरा कर इधर इस डायरेक्शन में, है ना, पूरा मुंह बैक हो जाएगी, समझ गए ना। तो ये परावर्तित किरण कहलाएगी, है ना। तो आपतित किरण नहीं आती है, आपतित किरण ही परावर्तित होती है, समझ में ना। इस प्रकार से एगो ऐसा जो है कोण बन जाता है यहाँ से यहाँ तक। और इस कोण को दो बराबर भागों में, इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटने का काम जो है ये नॉर्मल करता है, समझ में ना। जब नॉर्मल इसको दो बराबर भागों में बांट देता है तो ये जो है कौन सा रे था, इंसिडेंट रे, और ये क्या था, रिफ्लेक्टेड रे। आ गया समझ में ना। तो एंगल ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको हम लोग कहते हैं, किसके किसके बीच में रहता है, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। आगे समझ में ना।
तो इसलिए आपको इन बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा। अगले दिन फिर से थावे वाली माता के नाम के साथ में जो है हम लोग क्लास का शुरुआत करेंगे और चित्र के माध्यम से भी हम लोग इसको भली भांति समझेंगे। तब तक के लिए एक बार बोलिए जय थावे वाली माता।